applications of Henry's law. Henry law finds several applications in industry and explains some biological phenomena. Notable among these are: they increase the solubility of carbon dioxide in soft drink and soda water. The bottle is sealed under high pressure. हाई प्रेशर पर ही बॉटल को सील किया जाता है. क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा तभी गैस आसानी से लिक्विफाई होगी. To minimize the painful effect to decompression of deep sea divers, oxygen diluted with less soluble helium gas is used as the breathing gas. हाँ, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सी डाइवर्स जाते हैं उसमें ऑक्सीजन किसके साथ मिक्सड होती है? हीलियम के साथ मिक्सड होती है. In lungs, where oxygen is present in air with high partial pressure of oxygen to form oxyhemoglobin. In tissues where partial pressure of oxygen is low, oxyhemoglobin releases oxygen for the utilization in the cellular activities. यहाँ हमने सोल्यूशन को क्या किया? यहाँ हमने सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, उसको इंट्रोड्यूस किया. उससे हमने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमने बात की किसकी? लिक्विड इन लिक्विड टाइप के सोल्यूशन की. हमने बात की सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सोल्यूशन की. हमने बात की गैस इन लिक्विड टाइप के सोल्यूशन की. गैस इन लिक्विड टाइप के सोल्यूशन की. अब हम चर्चा करेंगे कि जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया तो सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के स्पेसिफिक अमाउंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें हम कैसे जानेंगे? तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारे पास है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस किया जाए उसके मेथड्स की हम चर्चा करते हैं. तो वी हैव लॉट ऑफ मेथड्स, दैट इज मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन पर बेस्ड क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसा लिक्विड सोल्यूशन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें? डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, या सॉल्वेंट में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन. कितने प्रकार का होता है बताया मैंने. मोलैरिटी होता है, मोलालिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं. चलिए सबसे पहले परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं. इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. परसेंटेज बड़ा सिंपल होता है ना. एग्जाम में जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो भी परसेंटेज के बिहाफ पर देखे जाते हैं. अगर मुझे 100 में से 80 नंबर मिले तो मैं बोलूँगा भैया मुझे 80% अंक मिले, आई गॉट 80% मार्क्स. तो 80% मार्क्स मीन्स 80 आउट ऑफ 100. तो जब भी मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो मुझे हमेशा विद रिस्पेक्ट टू 100 बात करनी पड़ती है. तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट per 100 part of the solution is known as parts per 100, can be expressed by any of the following 4 methods. कौन कौन से हैं वो 4 methods देखें ज़रा. नंबर 1 weight to weight percent. इसे हम mass to mass percent भी कहते हैं. मास टू मास परसेंटेज भी कहते हैं. इसे हम वेट बाय वेट भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज W बाय W. क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. परसेंटेज बाय वेट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. फॉर्मूला, ये डेफिनेशन लिख देता हूं. Amount of solute present in 100 gram of solution. Amount of solute present in 100 gram of solution. तो देखिए फॉर्मूला लिखा मैंने, परसेंटेज W बाई W इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. वही मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100. दिस विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू द परसेंटेज.
एग्जाम्पल देखिए, सपोज मुझे दिया है 10% Na2CO3 सोल्यूशन W/W। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं 10% W/W Na2CO3। वॉट डज इट मीन्स, इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है? तो मैं कहूंगा 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट है, कि 100 ग्राम उस सोल्यूशन में 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है, 100 ग्राम उस सोल्यूशन में 10 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि सोल्यूशन के पूरे 100 ग्राम में वी हैव 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड रिमेनिंग 90 ग्राम ऑफ वाटर। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक सॉल्वेंट डिफाइन नहीं किया जाता, जब तक सॉल्वेंट को डिफाइन नहीं किया जाता है, उसे बाय डिफॉल्ट वाटर मानना है। उसे बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? वाटर मानना है। तो हमने जब बोला कि 10% Na2CO3 W/W का मतलब क्या है, तो एज पर द डेफिनेशन हमने कहा कि 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम Na2CO3। 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम Na2CO3, मतलब सोल्यूशन के 100 ग्राम में 10 ग्राम Na2CO3 है, तो बचा हुआ 90 ग्राम क्या है? बचा हुआ 90 ग्राम वाटर है, मतलब सॉल्वेंट है। दूसरा है वेट टू वॉल्यूम, इसे हम वेट बाय वॉल्यूम भी कहते हैं ना, परसेंटेज W/V। डेफिनेशन लिखेंगे, पहले फॉर्मूला आ गया हमारे पास, वेट ऑफ सोल्यूट, बिकॉज इट इज वेट बाय वॉल्यूम ना, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सर हाउ कैन बी डिफाइंड इट? अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 100 milliliter of solution। Amount of solute present in 100 milliliter of solution। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व है? याद रखिएगा बेटा, जब भी हम अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, जब तक नहीं कहा जा रहा पूरी केमिस्ट्री में, जब तक नहीं कहा जाता है ऑलवेज टेकन इन ग्राम्स, हमेशा उसे किस में लेना होता है? ग्राम्स में लेना होता है। ध्यान रखना, किलोग्राम्स में, मिलीग्राम्स में नहीं लेना है आपको, अमाउंट किस में लेना है? हमेशा ग्राम्स में। तो जब मैंने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिफाइन किया, तो मैंने बोला इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 milliliter of solution। That's why its formula is weight of solute upon volume of solution into 100। 10% Na2CO3 W/V का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में 10 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट है। मिलीलीटर मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। सीसी का मतलब क्या? सीसी का मतलब मिलीलीटर। सीसी का मतलब क्या? मिलीलीटर। तो हमने कहा कि अगर हमें लिख कर दिया है कि योर सोल्यूशन इज 10% W/V Na2CO3, what does it means? It means 10 gram of Na2CO3 present in 100 milliliter of solution। 10 gram Na2CO3 present in 100 milliliter of solution। वॉल्यूम टू वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम टू वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वही जैसा वेट बाय वेट था, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, वैसे ये है वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट present in 100 milliliter of solution। This is the definition। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। जैसे हमने बोला वी हैव 10% इथेनॉल V/V,
10% इथेनॉल, V बाय V का मतलब हो गया 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में 10 मिलीलीटर क्या है, इथेनॉल है। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में 10 मिलीलीटर क्या है, 10 मिलीलीटर इथेनॉल है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर आ गया बेटा वॉल्यूम टू वेट परसेंटेज, जस्ट अपोजिट। वॉल्यूम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। जैसे W बाय V था, उसका उल्टा क्या हो गया, V बाय W। देखो फॉर्मूला क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution। देखें आगे पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन पर। पार्ट्स पर मिलियन इज ppm, पार्ट्स पर बिलियन इज ppb। जब बेटा किसी सोल्यूशन में, जब किसी सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, when solute is present in very less amount in the solution, then its concentration is calculated by the terms of parts per million or parts per billion। When a solute is present in trace quantities, it is convenient to express the concentration in parts per million and parts per billion. It is the number of parts of solute per million. Per million. Million means what? Million means 10 raised to power 6. Or parts per billion. Billion means what? 10 raised to power 9. Of the solution, it is independent of the temperature। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 रेज टू पावर 6, क्योंकि हम 10 रेज टू पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में, एक मिलियन पार्ट सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, हम सोल्यूट का अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। इंटू 10 रेज टू पावर 9, क्योंकि एक बिलियन पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूट का अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये फॉर्मूले दोनों सेम हैं जैसे हमने W बाई W के लिए पढ़े थे, लेकिन W बाई W में हमने उन्हें 100 पार्ट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, यहाँ हम उसे 10 रेज टू पावर 6 पार्ट या 10 रेज टू पावर 9 पार्ट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट according to 10 raised to power 6 gram of solution, then it is termed as parts per million, and when we are calculating it according to 10 raised to power 9 gram of solution, then it is what? Then it is parts per billion। एग्जाम्पल देखते हैं जरा। चलो इन्होंने हमसे कहा कि 15 ग्राम मिथाइल एल्कोहल इज डिसॉल्व इन 35 ग्राम ऑफ वाटर, परसेंटेज वेट ऑफ मिथाइल एल्कोहल इन सोल्यूशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे जरा समझेंगे। मिथाइल एल्कोहल इज व्हाट? सर मिथाइल एल्कोहल तो सॉल्यूट है जी। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? 35 ग्राम वाटर में कर रहे हैं। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है जी। चलिए, मतलब मेरे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास है। सॉल्यूट का मास कितना है बेटे? सॉल्यूट का मास है 15 ग्राम्स। सॉल्वेंट का मास कितना है बेटे? सॉल्वेंट का मास है 35 ग्राम्स। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? सॉल्यूशन का मास हुआ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि 15 प्लस 35। यानी कि 50, यानी कि कितना हो गया? 50। अब मैं W बाय W कैलकुलेट करता हूं, तो जरा देखें, वेट परसेंटेज निकालना है ना, तो W बाय W परसेंटेज क्या था?
weight of solute upon weight of solvent, sorry, weight of solution, not solvent, weight of solution into 100। तो बेटा वेट ऑफ सोल्यूट कितना है सर 15 है, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है सर 50 है, इंटू 100। तो 50 × 50, 52 जा 100, कितना आ गया बेटे 30%। कितना आ गया 30% आ गया। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सी वाटर कंटेन 5.8 into 10⁻³ grams of dissolved oxygen solute per kilogram. The concentration of oxygen in parts per million is, parts per million is। चलो तो सबसे पहले हम देखें कि सर हमने पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला पढ़ा था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपने पास है, हाँ है। कितना है वेट ऑफ सोल्यूट 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। सर वेट ऑफ सोल्यूशन अपने पास है, मैं कहूंगा हाँ बेटा है, क्वेश्चन में उसने दिया है। सर कहाँ दिया है सर, सी वाटर के 1 किलोग्राम में वी हैव 5.8 इंटू 10⁻³ डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब कितना 1000 ग्राम। नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, लगा देते हैं भैया। वेट ऑफ सोल्यूट कितना 5.8 इंटू 10⁻³ वेट ऑफ सोल्यूशन कितना 1000 इंटू वॉट इंटू 10⁻⁶। तो आप देखेंगे आपका आंसर आ गया 5.8 ppm। क्यों? क्योंकि ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ इंटू 10⁻³ इज 10⁻⁶ इंटू 10⁻+6 बिकम 1। तो आंसर इज 5.8 ppm। 5.8 ppm। So here is your answer। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आया होगा। और अभी तक आपने एक चीज़ नोटिस कर ली होगी कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको दोनों कराए वो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर प्राप्त करो। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर प्राप्त करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आते हैं हमारे तीसरे नंबर के एग्जाम्पल पर। अरे वाह, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 500 ग्राम टूथपेस्ट कंटेन 0.2 ग्राम फ्लोराइड। तो फ्लोराइड इज द सॉल्यूट, टूथपेस्ट इज द सॉल्यूशन, क्योंकि टूथपेस्ट में प्रेजेंट है। तो the concentration of fluoride ion in terms of ppm, अरे वाह, W of solute यानी कि फ्लोराइड क्या है, तो W of solute यानी कि फ्लोराइड है 0.2 ग्राम्स। वेट ऑफ सोल्यूशन यानी कि टूथपेस्ट क्या है सर, इट इज 500 ग्राम्स। तो ppm क्या होगा, ppm होगा W ऑफ सोल्यूट अपॉन W ऑफ सोल्यूशन
इंटू 10⁻⁶. W of solute is 0.2. W of solution is 500 into 10⁻⁶. 10⁻⁶ को ऐसा लिख दिया थोड़ा अपनी सुविधा के लिए. अब आप देखें 500 से ये गया 2 टाइम्स. बोलो गया कि नहीं? हाँ सर गया. तो जल्दी से मल्टीप्लाई करना, देखना 400 ppm आ रहा है क्या? अरे हाँ सर ये तो 400 ppm आ रहा है. मतलब प्रश्न कितना आसान है बताओ. इस प्रश्न में भी हमने क्या किया? इस प्रश्न में भी हमने वैल्यू पुट की फॉर्मूले में और आंसर प्राप्त किया. चलिए अब कैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, आगे किस प्रकार से कंसंट्रेशन टर्म को हम डिसाइड करेंगे. हमने परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर ली है. अब हम आ गए स्ट्रेंथ पर. तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स किसमें प्रेजेंट है? किसमें प्रेजेंट है? 1 लीटर या डेसीमीटर क्यूब. आप सभी को यह बात पता होगी या पता होनी चाहिए कि 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब दोनों ही जो होते हैं वो सेम होते हैं. तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर. मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आप चाहें तो. स्ट्रेंथ इज वेट ऑफ सॉल्यूट in grams upon volume of solution in liters. Mass of solute in gram upon volume of solution in liters. अब आया नॉर्मेलिटी. ये है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का हीरो. और इसे सॉल्व करते समय, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग थोड़े से परेशान होने लगते हैं. समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है. तो लेट मी डिफाइन यू नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट किस में? इक्विवेलेंट में या ग्राम इक्विवेलेंट में. जब हम उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तब हम उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को क्या नाम देते हैं? हम उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को नाम देते हैं नॉर्मेलिटी. क्या नाम देते हैं? नॉर्मेलिटी. देखें जरा. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम of a solute present in per liter of the solution. तो जो यूनिट होती है बेटा इसकी वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या इक्विवेलेंट पर लीटर. ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या इक्विवेलेंट पर लीटर. नॉर्मेलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर सिंस इट इन्वॉल्व वॉल्यूम. याद रखना बच्चों, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्मूला में, चाहे वो नॉर्मेलिटी हो, चाहे वो मोलारिटी हो, चाहे वो कोई सा भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो, अगर उसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आ रहा है तो इट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो वो क्या होगा? वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा. तो when a solution is diluted x times, its normality also decreases by x times. ये बता रहा है वॉल्यूम के लिए. क्योंकि जब मैंने आपसे बोला कि नॉर्मेलिटी क्या है तो हमसे कहा गया ये है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि नॉर्मेलिटी तो वॉल्यूम के क्या है? नॉर्मेलिटी तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम x टाइम्स बढ़ाऊंगा तो नॉर्मेलिटी x टाइम्स घट जाएगी.
क्योंकि नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इफ यू आर डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन टू x टाइम्स देन it will decrease the normality by x times. Solution in terms of normality generally expressed as, अगर आपको केवल n लिखा है इसका मतलब है कि ये 1n है, 1n का मतलब है नॉर्मल सोल्यूशन, 5n मतलब पेंटा नॉर्मल, 10n मतलब डेका नॉर्मल, 1/2n या n/2 इज सेमी नॉर्मल, 1/10n या n/10 is decinormal, 1/5n या n/5 is pentinormal, 1/100n या n/100 is centinormal, 1/1000n या n/1000 is millinormal। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। कभी कभी आपसे बोल देगा कि बताओ कोई पेंटा नॉर्मल सोल्यूशन है, तो पेंटा नॉर्मल सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया पेंटा नॉर्मल का मतलब क्या। तो पेंटा नॉर्मल मतलब 5n, और 5n को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, 5n हो गया 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकली नॉर्मेलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। व्हाट आर दोस फॉर्मूलाज? नॉर्मेलिटी एंड देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या ग्राम इक्विवेलेंट को हम कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। देखिए याद रखिएगा ग्राम्स में ही लेना है आपको हमेशा, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है बेटे, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट is equal to weight upon equivalent weight। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यानी कि W बाय E, W बाय E। ठीक है भैया, अच्छी बात है। तो हमने यही लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास आ सकता है? अच्छा चलिए, फॉर्मूला हमारे पास आया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इज W बाय E, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मैं इसे कैसा लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W बाय E इंटू V इन लीटर्स, इंटू V इन लीटर्स। इंटू V इन लीटर्स। तो अब बड़े ध्यान से देखना, मैंने लिखा है कि W बाय E इज ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या यहां से मुझे ये दिख रहा है क्या बेटे कि W अपॉन E इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मतलब अगर आप नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो वॉल्यूम लीटर में है, तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला W बाय E, बोथ आर सेम। Either you can calculate W by E or you can calculate N into V। सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो मैं कहूंगा बेटा इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट और व्हाट, अपॉन N फैक्टर। ये होता है मेरे पास इक्विवेलेंट वेट। अब आप बोलोगे साहब N फैक्टर क्या होता है? आप कहोगे N फैक्टर क्या होता है, यही समझना है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
कि n फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। n factor can be तो नंबर 1 मैंने लिखा इट कैन बी वैलेंसी फॉर एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के लिए क्या है, उसकी वैलेंसी है। क्या है, उसके वैलेंसी है। जैसे अगर आपके पास सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इनके लिए जो n फैक्टर होगा बेटा, सोडियम की वैलेंसी 1, कैल्शियम की वैलेंसी 2, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। So these are the respective values of n factor for these elements. इन एलिमेंट्स के लिए ये इनका n फैक्टर है। ऑक्सीजन का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भैया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, नॉट ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको अभी बताया, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट, तो एटॉमिक वेट अपॉन इट्स n फैक्टर। तो अब ऑक्सीजन तो एलिमेंट है, एटॉमिक वेट क्या है उसका, सर एटॉमिक वेट है 16 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है सर, इट इज 2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8। क्या हो गया, 8। तो 8 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 8 होगा। अब अगर मैं यहीं पर आपसे किसकी बात करूं बेटा, मैं यहीं पर आपसे बात करूं क्लोरीन की, तो देखना बेटा ई ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट इज 35.5, तो क्लोरीन एलिमेंटल है तो एटॉमिक वेट इज 35.5 एंड इट्स वैलेंसी इज 1, हेंस इज इक्विवेलेंट वेट इज व्हाट, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 55.5। दूसरा कि सर एलिमेंट वाला तो केस समझ में आ गया। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है एन फैक्टर जी, है ना। जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। किस पर चार्ज है, आयन पर। किस पर, आयन पर। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास है NH4 प्लस आयन, मेरे पास है SO4 -2 आयन, मेरे पास है PO4 -3 आयन। तो इनके रेस्पेक्टिव n फैक्टर्स की वैल्यू क्या होगी, 1, 2 एंड 3। सो n फैक्टर इज सिंपली व्हाट, कैसे हम किसी आयन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, आयन पर क्या चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड is the value of n factor। उसका मैग्नीट्यूड is the value of what, is the value of n factor। और कैसे कर सकते हैं सर, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस फॉर एन एसिड, इसे हम कहते हैं एसिड की बेसिसिटी।
क्या कहते हैं? एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। सिंपल केसेस में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा जी HCl का n फैक्टर 1 है, मतलब इसकी बेसिसिटी 1 है। मैं आपसे कहूंगा तो कहूंगा जी H2SO4 के 2 n फैक्टर हो सकते हैं, इसका n फैक्टर 1 भी हो सकता है, इसका n फैक्टर 2 भी हो सकता है। आप बोलोगे सर कैसे? तो मैं कहूंगा एज इट हैज 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, लेकिन इट डिपेंड ऑन द रिएक्शन कि हाउ मेनी हाइड्रोजन वी आर रिप्लेसिंग, हम कितने हाइड्रोजन हटा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस H2SO4 की रिएक्शन 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराता हूं तो इट विल फॉर्म सोडियम बाइसल्फेट, दैट इज NaHSO4. So in the formation of NaHSO4, that is sodium bisulfate, how many H plus ion we are replacing? तो your answer is sir 1 H plus ion we are replacing. तो n फैक्टर होगा उसका 2, लेकिन उस रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं? आप बोलोगे सर 1, इसलिए उस केस में H2SO4 का n फैक्टर भी कितना होगा? 1, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus. अगर मान लो इसी H2SO4 की रिएक्शन मैं 2 मोल NaOH से करा दूं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। कितने H प्लस आयन रिप्लेस हुए? योर आंसर विल बी 2। आप कहोगे सर 2 रिप्लेस हुए, तो अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 नाउ व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H2SO4? तो आप बोलोगे सर इट इज 2। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, ये रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर रिएक्शन नहीं दिया, उसने बोला है भैया H2SO4 का n फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे ऑप्शन में अगर 1 2 3 4 दिया है तो आप 2 टिक करोगे। वहां पर आपको समझदारी शो नहीं करनी है कि सर ने बताया था इट मे बी 1 इट मे बी 2, तो इट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आपके सामने कोई रिएक्शन हो रही है वहां आपको अगर रिक्वायरमेंट है कि n फैक्टर क्या होगा तो रिएक्शन देखनी है। लेकिन अगर आपसे कोई सिंपली पूछता है कि बताओ H2SO4 की बेसिसिटी क्या है, तो आप बोलोगे साहब 2 है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, जैसा मैंने H2SO4 का केस बताया था, मैं यहां पे भी आपसे कह सकता हूं कि इसके 3 n फैक्टर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। अगर मैं इसकी रिएक्शन 1 मोल NaOH से कराता हूं तो इसका n फैक्टर होगा 1, 2 मोल्स NaOH से कराता हूं तो इसका n फैक्टर होगा 2, 3 मोल्स NaOH से कराता हूं तो इसका n फैक्टर होगा 3। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो आपका आंसर 3 होगा, इट इज ट्राई बेसिक और इट इज ट्राई फ्रूटिक। HNO3 n फैक्टर इज 1, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन फॉर एन एसिड इज टर्म्ड एज इज बेसिसिटी, और हमने कैसे उसको डिसाइड किया मैंने आपको यहां बताया। सर और भी n फैक्टर्स होते हैं? हाँ होते हैं, देखें जरा। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन फॉर अ बेस, किसी बेस के लिए n फैक्टर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। इसे हम बोलते हैं एसिडिटी ऑफ दैट बेस, एसिडिटी ऑफ दैट बेस। जैसे अगर मैं NaOH लिख रहा हूं तो इसकी बेसिसिटी 1 है, मैं NH4OH लिख रहा हूं तब भी इसकी बेसिसिटी 1 है, मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूं तो इसकी बेसिसिटी 2 है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखूंगा तो इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
अब अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है, अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई सॉल्ट है और मुझसे पूछा गया आगे बताइए इस सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा, इस सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा। तो मैंने लिखा कि भैया सॉल्ट को करेंगे डिसोसिएट, वो कैटायन और एनायन में कन्वर्ट होगा। कैटायन पर टोटल चार्ज कितना है या एनायन पर टोटल चार्ज कितना है, ये आपको प्रोवाइड करेगा उस सॉल्ट के लिए एन फैक्टर। जैसे मैंने लिया NaCl, मैंने लिया Na2SO4, मैंने लिया Na3PO4, मैंने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। देखते जाना, अब मैं इसे आयनाइज कर रहा हूं पहले, मतलब डिसोसिएट कर रहा हूं, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। इसे तोड़ता हूं, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 2Na प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2 आयन, 3Na प्लस आयन प्लस PO4 माइनस 3 आयन, 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। ध्यान से समझना बेटा। चल पहले वाले केस में देखें, यानी कि केस ऑफ NaCl मैं क्या देख रहा हूं, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन दैट इज Na प्लस इज 1, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन दैट इज Cl माइनस आयन इज 1, हेंस इट्स n फैक्टर इज 1। इसका n फैक्टर कितना हो गया, 1, क्योंकि इट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन, है ना, या तो कैटायन पर टोटल चार्ज देख लो या तो एनायन पर टोटल चार्ज देख लो। Na2SO4 मैंने कैसे डिसोसिएट किया, 2Na प्लस और SO4 माइनस 2। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन कैटायन हियर, एक Na पर एक पॉजिटिव, तो 2Na पर कितना, 2। टोटल चार्ज ऑन कैटायन इज 2 and what is the total charge on anion, sir, it is also 2. So what will be the n factor of sodium sulfate, sir, it is 2. Another example, sodium phosphate Na3PO4. Na3PO4, what is the total charge present on cation, sir, it is 3. What is the total charge present on anion, sir, it is again 3. So what will be the n factor, sir, it is 3. Case number next. What is the total charge on aluminium? Sir, it is 3. But how many aluminiums we have? Sir, we have 2 aluminium. So what is the net charge on cation here? Sir, it is 6. What is the net charge on sulfate? Sir, sulfate पर charge है -2. कितने sulfate है, 3. Total charge is 6. तो what will be the n factor for aluminium sulfate? Sir, it is 6. So this is how we can calculate the n factor of salt, total charge present either on cation or on anion for salt. ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा एसिड के लिए, सॉरी सॉल्ट्स के लिए उसका n फैक्टर क्या देगा, सॉल्ट्स के लिए n फैक्टर। अब मेरे पास दो केस बचते हैं, एक बचता है रिड्यूसिंग एजेंट का और एक बचता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सर हाउ वी कैन कैलकुलेट द एन फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं कहूंगा बेटा ये होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, जो आप इक्विवेलेंट मास में पढ़ते हो इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर जब आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीखेंगे तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के ही इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कराए जाएंगे। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, वहां आप उसे सीखेंगे। यहां नॉर्मेलिटी में जो केसेस हो सकते थे टाइप ऑफ सोल्यूशन में वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो ये मेरे पास एन फैक्टर आ गया। एन फैक्टर आने के बाद अब अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं किसका, नॉर्मेलिटी का, तो वो फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, मैं वो फॉर्मूला लिखूंगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इफ वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये हो गया। या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन, ई की वैल्यू भी रिप्लेस कर दो। ई क्या था, इक्विवेलेंट मास, कैसे निकाल रहे थे, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर। तो ये हो गया एम एन फैक्टर वॉल्यूम इन लीटर्स।
और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो हमेशा की तरह हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें उस लीटर मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया जी फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। और यहीं से मुझे क्या दिख रहा है यार कि नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जिस जिस फॉर्मूले में सर ने बताया है वॉल्यूम होता है, वो फॉर्मूला, वो टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जल्दी से बताओ क्या स्ट्रेंथ टेम्परेचर डिपेंडेंट है? आंसर आएगा हाँ है, क्योंकि वो क्या था, वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम था मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है? आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में वॉल्यूम आया है। ये क्वेश्चन नीट में, एम्स में, मेंस में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ध्यान रखना है, फॉर्मूले में वॉल्यूम है तो दिमाग नहीं लगाना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं है तो भी दिमाग नहीं लगाना है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो ये मैंने आपको एन फैक्टर समझा दिया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ला दिया। आगे बढ़ते हैं। ए वॉल्यूम V1 एंड नॉर्मेलिटी N1। भाई मेरे पास पहला सॉल्यूशन था जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम था V1 और जिसकी नॉर्मेलिटी थी N1। इज सो चेंज दैट न्यू नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम नाउ बिकम्स N2 एंड V2। तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो एक्चुअली ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूट के अमाउंट में कोई चेंज हुआ क्या? हम कह रहे हैं नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हो सर समझ में ही नहीं आया कहना क्या चाह रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास ये एक ग्लास है, उस ग्लास में मेरे पास अभी पानी भरा हुआ है यहां तक, मान लो दिस इज 200 मिलीलीटर। इसमें मैंने मिला दिया 5 मोल शुगर। क्या मिला दिया? 5 मोल चीनी मिला दी। पहला केस है ये मेरे पास, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N1 है और उसका वॉल्यूम है क्या? अब मैंने क्या किया, इसमें फर्दर और 200 मिलीलीटर पानी मिला दिया। और 200 मिलीलीटर पानी मिलाने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए चीनी कितनी है? क्या वो बढ़ गई या वो कम हो गई या वो उतनी ही है? यानी कि चीनी 5 मोल से ज्यादा है, चीनी 5 मोल से कम है, या चीनी 5 ही मोल है? तो आप कहोगे भैया मां साहब ये तो 5 ही मोल रहेगी ना, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके पास कोई सॉल्यूशन रेडी है, उस सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम है उसमें सॉल्यूट का एक अमाउंट फिक्स है, आपने उसे और डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें आपने और पानी मिला दिया, डेफिनेटली इट्स कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस, इसका कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, लेकिन उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट तो उतना ही रहेगा, उसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया। दिस इज द नॉर्मेलिटी इक्वेशन। N into V is what? Sir, it's gram equivalent. N into V is what? Sir, it's gram equivalent. तो before dilution और after dilution the gram equivalent of solute is constant, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आशा करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसे हम डाइल्यूशन लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब नॉर्मेलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस फॉर्मूले को सीखने के बाद, इस डाइल्यूशन लॉ को पढ़ने के बाद हमें यहां चर्चा करनी होती है न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया था, एक पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन और एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। किस तरीके से हम नॉर्मेलिटी को वहां स्टडी करेंगे, क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे हमारी अगली स्लाइड में।